इसका उदाहरण भी यहाँ था, और यहाँ पे अलग अलग भी बनाए थे हम लोग, एक लिंगी द्विलिंगी। और द्विलिंगी का परिभाषा हम लोग देखे तो इसमें दिया कि वे जीव जिनमें दोनों लिंग मौजूद होता है, यानी कि एक ही जीव में दोनों लिंग मौजूद है, स्त्री भी उसी में है और पुरुष भी उसी में है, तो उसको हम लोग बोलते हैं बाइसेक्सुअल या उभयलिंगी या फिर द्विलिंगी या फिर हर्माफ्रोडाइट। इसका एग्जाम्पल है सरसों, गुड़हल, केंचुआ, कृमि, हेड्रा। तो परीक्षा में कुछ भी पूछ सकता है, पूछ देगा कि उभयलिंगी का उदाहरण बताइए या उभयलिंगी का परिभाषा बताइए, दोनों बात। और आगे जब हम लोग पढ़ते हैं तो इसमें अब आता है कि किशोरावस्था क्या है। तो किशोरावस्था क्या है, या फिर इसमें ये पूछेगा किशोरावस्था बोलिए बच्चों में किशोरावस्था यानी कि बुआई में क्या होता है, और गर्ल में किशोरावस्था यानी कि लड़कियों में किशोरावस्था किसको बोलते हैं। अब इसको हम लोग समझते हैं किशोरावस्था क्या है। तो देखिए इसको, किशोरावस्था का जब हम परिभाषा समझेंगे तो एक समय होता है कि जब बच्चा जन्म लेता है, उसके जन्म के बाद उसमें तमाम परिवर्तन होते हैं। जैसे बहुत सारे उसको अंग मिलते हैं जिसका शुरुआती अवस्था में जिस काम के लिए मिला है वो शुरुआत में वो काम नहीं करते हैं, उसके बाद धीरे धीरे उसमें तमाम परिवर्तन आते हैं, तो उसको हम लोग अभी देखेंगे। हाँ, चलिए हम देखते हैं कि किशोरावस्था। तो किशोरावस्था का जब परिभाषा समझेंगे तो इसका परिभाषा ये होता है कि साधारणतः इसका परिभाषा हम लिखें तो पढ़ते हैं कि साधारणतः 12 वर्ष की अवस्था में 12 वर्ष की अवस्था में साधारणतः 12 वर्ष की अवस्था में मानव जननांग परिपक्व होने लगते हैं अर्थात इसमें कहें कि एक उम्र होता है कि जैसे कि बच्चा जन्म लिया तो उसका 12 साल जब जैसे ही क्रॉस करेगा तो उसमें मानव जो जननांग होगा उसमें वृद्धि होगा और वो परिपक्व होने लगते हैं, और उस समय में बहुत सारे उस बच्चे में परिवर्तन होता है। तो इसी अवस्था को हम लोग बोलते हैं किशोरावस्था। परिभाषा हम लिखे कि साधारणतः 12 वर्ष की अवस्था में मानव जननांग में वृद्धि एवं परिपक्वता आने लगती है, मानव जननांग परिपक्व होने लगते हैं तथा उसमें वृद्धि भी होने लगता है और मानव में बहुत सारा परिवर्तन आता है, और मानव में बहुत सारा परिवर्तन आता है या परिवर्तन होता है। तो इसे ही हम लोग बोलते हैं किशोरावस्था, इसे ही बोला जाता है किशोरावस्था। साधारणतः 12 वर्ष की अवस्था में मानव जननांग परिपक्व होने लगते हैं तथा उसमें वृद्धि भी होने लगता है, और उस पुरुष में उस मानव में बहुत सारा चेंजेस होता है, परिवर्तन होता है। इसी अवस्था को हम लोग बोलते हैं किशोरावस्था। अब चूंकि किशोरावस्था है, जैसे क्या क्या परिवर्तन आता है, तो एक साथ जैसे दोनों में देखा गया तो परिवर्तन बहुत सारा आता है। दोनों में जैसे देखें कि इसको अभी भूल जाइए, इसको अभी भूलिए, इसको नेक्स्ट पेज पे लिखेंगे कि दोनों में परिवर्तन आता है, बोथ में, यानी कि किशोरावस्था दोनों में शुरू होता है, गर्ल एंड बॉय। जब दोनों में फिलहाल हम लोग पढ़ रहे हैं तो दोनों में देखिए क्या क्या परिवर्तन होगा। तो दोनों में परिवर्तन होता है जैसे कि जननांगों के समीप बाल आना, दोनों में देखें। किशोरावस्था में क्या क्या होता है, ऐसे प्रश्न पूछेगा कि किशोरावस्था में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि जननांगों के समीप बाल आना,
जैसे जननांगों के समीप बाल आने लगता है, जननांगों के समीप समीप बाल आना, बाल आना। उसके बाद हम लोग देखें कि क्या परिवर्तन आता है, तो दोनों जांघों के बीच में बाल आना, दोनों जांघों के बीच बाल आना, बाल आना। और उसके बाद हम लोग देखें ये, उसके बाद हम लोग देखते हैं दोनों, हाँ, जैसे कि बच्चों में चेहरे पर फोड़ा फुंसी आती है, या फिर बच्चियों में भी होता है जिसको पिंपल्स बोलते हैं हम लोग, पिंपल्स, पिंपल्स का चेहरे पर निकलना, पिंपल्स का चेहरे पर आना, चेहरे पर आना, पिंपल्स का चेहरे पर आना, यानी तमाम परिवर्तन दोनों में। किशोरावस्था में जैसे ही पहुंचते हैं बच्चे और बच्चियां, तो उनमें जननांगों के समीप बाल आने लगता है, दोनों जांघों के बीच बाल आने लगता है, पिंपल्स का चेहरे पर आना शुरू होता है, त्वचा तैलीय हो जाती है, त्वचा तैलीय हो जाती है, तैलीय यानी कि चिपचिपी, तैलीय हो जाती है, त्वचा तैलीय हो जाती है। मतलब ये तमाम चीज़ें हैं जो दोनों में परिवर्तन होता है, बच्चा होगा तो भी मतलब उसमें परिवर्तन होगा, और बच्ची होगी तो भी परिवर्तन होगा। और जिसको अलग अलग देखेंगे कि अब ये प्रश्न पूछ दिया कि किशोरावस्था का परिभाषा बताइए, तो परिभाषा ये होगा कि साधारणतः 12 वर्ष की अवस्था में मानव जननांग परिपक्व होने लगते हैं तथा उसमें वृद्धि भी होने लगता है, और मानव में बहुत सारा परिवर्तन आता है। इसी परिवर्तन को हम लोग बोलते हैं किशोरावस्था, 12 वर्ष की उम्र में। अब देखेंगे कि कौन कौन से परिवर्तन आता है, तो परिवर्तन में हम लिखे हैं कि जननांगों के समीप बाल आने लगता है, दोनों जांघों के बीच बाल आना, चेहरे पर पिंपल्स का निकलना, और त्वचा का तैलीय हो जाना, त्वचा तैलीय हो जाती है। ये सारे परिवर्तन किशोरावस्था में आते हैं, बच्ची और बच्ची दोनों में। और अपोजिट सेक्स के प्रति अट्रैक्शन होगा, यानी कि बच्चा है तो बच्ची की तरह अट्रैक्शन होगा, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण, इसमें एक मुख्य परिवर्तन है जो कि हम यहाँ लिखे कि विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण, ये तमाम परिवर्तन होता है, यानी कि आकर्षण, ये तमाम परिवर्तन होता है बच्चे और बच्चियां दोनों में। इसी को हम लोग बोलते हैं किशोरावस्था। अब अलग पूछेगा कि किशोरावस्था में बच्चियों में क्या परिवर्तन होता है और किशोरावस्था में बच्चों में क्या परिवर्तन होता है। जैसे कि हम यहाँ लिखे थे कि इन गर्ल्स, कि गर्ल्स में किशोरावस्था में क्या क्या परिवर्तन होता है, और बच्चियों में किशोरावस्था में क्या क्या परिवर्तन होता है, सॉरी बच्चों में और बच्चियों में। तो इसको हम समझते हैं इस नेक्स्ट पेज पे। तो जैसा कि नेक्स्ट पेज पे ये दिया है, तो इसको हम एक किसी दूसरे पेज पे पढ़ते हैं जहाँ पे खाली होगा। देखते हैं कि बच्चों और बच्चियों में क्या क्या परिवर्तन आता है, तो उसको अलग अलग पढ़ने के लिए यहाँ देखिए कि किशोरावस्था में परिवर्तन क्या क्या होता है। यहाँ देखेंगे हम लोग किशोरावस्था, हाँ किशोरावस्था जब देखेंगे, यहाँ देखते हैं हम लोग, क्योंकि वहाँ पे पढ़े हैं किशोरा अवस्था। तो किशोरावस्था में आप देखिएगा, तो इसको देखिए कि किशोरावस्था में बच्चियों में क्या परिवर्तन होता है। यहाँ देखें तो एक हमें देखना है कि बच्चियों में क्या परिवर्तन होता है, यानी कि गर्ल्स में, और सेकंड में हमें देखना है कि बॉयज़ में क्या क्या परिवर्तन होता है। फिर किशोरावस्था में बताइए कि बच्चियों में क्या परिवर्तन होता है और बॉय में क्या परिवर्तन होता है। इन चीज़ों के यहाँ हम लोग देखेंगे। तो देखिए और यहाँ हमारे साथ कि बच्चियों और बच्चों में क्या क्या परिवर्तन होता है। किशोरावस्था की परिभाषा आप तक समझ चुके हैं, और उसमें परिवर्तन देखते हैं कि बच्चियों में क्या परिवर्तन होता है और बच्चों में क्या परिवर्तन होता है। तो चार चार देख लेते हैं कि, तो पहले हम देखते हैं बच्चों में। तो बच्चों में हम परिवर्तन जब देखेंगे तो देखो किशोरावस्था में बच्चों में क्या क्या परिवर्तन होता है। तो देखिए उस सबसे पहला जो परिवर्तन होगा कि उस बच्चे का आवाज़ भारी होने लगेगा, यानी कि हम लिखेंगे कि आवाज़ का भारी होना, उसका साउंड जो होगा
क्योंकि जितना छोटा बच्चा होता है उसका साउंड उतना पतला होता है। जैसे ही बच्चा 12 वर्ष की फेज को पार करेगा तो आवाज़ का भारी होना, यानी कि उसका आवाज़ भारी होने लगेगा, मोटा होने लगेगा, भारी होने लगेगा। ये पहला परिवर्तन है बच्चा में। दूसरा परिवर्तन देखें तो उसका दाढ़ी मूछ का आना, दाढ़ी एवं मूछ आने शुरू हो जाते हैं धीरे धीरे। तो दाढ़ी मूछ का आना दूसरा परिवर्तन होता है कि उस बच्चे में दाढ़ी मूछ आना शुरू हो जाते हैं। कब, किस अवस्था में? तो किशोरावस्था में। तीसरा परिवर्तन होता है कि जनन अंग में वृद्धि, जनन अंग में वृद्धि होने लगता है, जनन अंग में वृद्धि होने वृद्धि शुरू हो जाता है, यानी कि उसके जनन अंग में वृद्धि शुरू हो जाता है। जैसे सीसन, या जिसको हम लोग पेनिस बोलते हैं, सीसन, या इसी को हम लोग बोलते हैं पेनिस। और उसके बाद क्या परिवर्तन होता है? तो उसके बाद हम देखते हैं आवाज़ का भारी हो जाना, दाढ़ी मूछ का आना, जनन अंग में वृद्धि यानी कि सीसन में वृद्धि, और शरीर भी देखेंगे तो शरीर में भी वृद्धि शुरू हो जाता है किशोरावस्था में। शरीर में वृद्धि, मांसपेशियां मजबूत, शरीर में वृद्धि प्रारंभ हो जाता है, मांसपेशियां मजबूत होने लगती है, प्रारंभ हो जाता है। यानी कि 4 परिवर्तन को हम लोग, या फिर बहुत सारा परिवर्तन है जिसमें अभी हम बच्चों में देखने को मिलता है। और उसमें एक और सबसे अंत में परिवर्तन होता है कि शुक्राणु का बनना शुरू हो जाता है। शुक्राणु जिसको हम लोग बोलते हैं स्पर्म, स्पर्म, स्पर्म का बनना प्रारंभ हो जाता है। तो ये तमाम परिवर्तन हम देखते हैं किसमें? तो बॉय में देखते हैं कि किशोरावस्था में बच्चा में क्या क्या परिवर्तन होता है। तो उसका आवाज़ भारी होने लगेगा, दाढ़ी मूछ आना शुरू हो जाएगा, जनन अंग में वृद्धि होगी यानी कि सीसन के आकार में वृद्धि होगा, शरीर में वृद्धि प्रारंभ हो जाता है, शरीर उसका मजबूत होने लगता है, मांसपेशियां मजबूत होने लगती है, शुक्राणु का बनना शुरू हो जाता है। और इन गर्ल्स, यदि लड़कियों में हम देखें कि लड़कियों में क्या क्या परिवर्तन होता है, तो लड़कियों में हम देखेंगे तो इसमें भी तमाम परिवर्तन होता है। जैसे स्तन में उभार आना शुरू हो जाता है, स्तन में उभार आना प्रारंभ, ये स्त्रियों में होता है कि स्तन में मतलब उभार आना शुरू हो जाता है स्त्रियों में। और दूसरा परिवर्तन यदि हम देखें बच्चियों में तो मासिक चक्र है जिसको मेंस्ट्रुअल साइकिल, शॉर्टकट में इस एमसी बोलते हैं, आना शुरू हो जाता है, यानी कि बच्चियों में परिवर्तन जिसको पीरियड्स भी बोलते हैं हम लोग, स्तन में उभार। और तीसरा परिवर्तन होता है कि स्तन के केंद्र यानी कि उसको बोलते हैं अस्तनाग्र, या इसी को निपल्स भी बोलते हैं, निप्पल के आसपास के चमड़े का रंग गाढ़ा दिखाई देता है, गाढ़ा होने लगता है। क्योंकि बच्चियों में तो आवाज़ शुरू से ही पतला रहता है, तो आवाज़ से कोई ज़्यादा हमें लेना देना नहीं है, आवाज़ का कोई मतलब नहीं है। ये तमाम परिवर्तन हमें बच्चियों में देखने को मिलता है। ये जैसे कि स्तन में उभार आना, मासिक चक्र शुरू हो जाना, स्तन के केंद्र या उसके आसपास के चमड़ों का रंग बदल जाना, और देखो तो उसमें जनन करने की क्षमता आ जाना, जनन करने की क्षमता आ जाना। ये तमाम परिवर्तन हमारे मतलब बच्चियों में देखने को मिलता है। बच्चियों में, किशोरावस्था में बच्चियों में क्या क्या परिवर्तन होता है और बच्चों में क्या क्या परिवर्तन होता है, उन दोनों बातों को हम लोग लिखें कि क्या बच्चियों में क्या क्या परिवर्तन होता है और बच्चों में क्या क्या परिवर्तन होता है। और एक प्रश्न और पूछता है यहाँ पे कि प्यूबर्टी क्या है, प्यूबर्टी किसे कहते हैं? तो प्यूबर्टी की परिभाषा यहाँ देख लीजिए, उसको यौन आरंभ भी बोलते हैं। प्यूबर्टी क्या है? एक यहाँ पे हम परिभाषा लिखते हैं, प्यूबर्टी या इसी को बोलते हैं यौन आरंभ या यौनारंभ।
यौनारंभ, प्यूबर्टी बोलिए या फिर बोलिए इसको यौनारंभ। इसका परिभाषा देखिए क्या होता है, मैं यहाँ पे परिभाषा लिख रहा हूँ। तो यौनारंभ का परिभाषा होता है कि किशोरावस्था में जो भी ये परिवर्तन होता है, अभी हम देखिए किशोरावस्था में जैसे बच्चियों में और बच्चों में, तो किशोरावस्था में जो परिवर्तन होता है, किशोरावस्था में किशोरावस्था में किशोरावस्था में जो परिवर्तन होता है, जो परिवर्तन होता है, परिवर्तन होता है, तो इसी अवस्था को हम लोग बोलते हैं प्यूबर्टी। तो इसी अवस्था को प्यूबर्टी बोला जाता है, प्यूबर्टी। यानी कि जब परिवर्तन, जिस अवस्था में मानव शरीर में परिवर्तन होना शुरू होता है, उसी अवस्था को, उसी फेज को प्यूबर्टी या यौनारंभ यानी कि उसमें युवा अवस्था अब यानी कि यौन होने लगा है, जवान होने लगा है, इसको हम बोल सकते हैं प्यूबर्टी को। तो किशोरावस्था में जिस फेज में ये सारे परिवर्तन बच्चे और बच्चियों में शुरू हो जाते हैं, उसी अवस्था को हम लोग बोलते हैं प्यूबर्टी। यानी कि किशोरावस्था में जो परिवर्तन होने लगता है, तो इसी अवस्था को प्यूबर्टी या यौनारंभ कहा जाता है। ये रहा आपका परिभाषा। देखिए जितना बता रहे हैं उसको इस पे लिखते जाते हैं, लिखते ही जा रहे हैं। तो हम अब अभी तक हम लोग ये सब तमाम बातों को समझे, और इसके बाद हमें समझना है कि मानव जननांग, चूँकि मानव जनन अंग और मादा जनन अंग, ये तमाम बातों को हमें समझना है। तो आज हम समझते हैं कि मानव जनन अंग यानी कि पुरुष, मानव कहने का मतलब है कि नर जनन अंग, नर जनन अंग, मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा भी है, ये मादा है। तो अभी पहले हम लोग पढ़ेंगे नर जनन अंग का सचित्र वर्णन कीजिए। यानी कि ये मैंने फोटो भी बनाया है, लेकिन इसको अपने हाथों से बनाएंगे कि हाँ देखिए इसमें दिया है कि नर जनन अंग या तंत्र, इंग्लिश में इसको बोलते हैं मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम, मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम। तो मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम का, मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम, मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम का सचित्र वर्णन कीजिए। सिस्टम, मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम का सचित्र वर्णन कीजिए, यानी कि आप उसका चित्र भी बनाइए, चित्र के साथ साथ उसके तमाम बातों का वर्णन भी कीजिए। जैसे इंसान में ये होता है, इंसान के तमाम जानवरों में देखते हैं हम कि वृषण एक थैलीनुमा संरचना होती है। जब छोटे बच्चे को देखिएगा तो उसका पेनिस दिखाई देगा, और पेनिस के साथ साथ एक वृषण दिखाई देगा। कि अब ये जो संरचना आप देख रहे हैं प्रत्येक पुरुष के पास होता है, तो ये बाहर ही क्यों होता है? एक प्रश्न बनता है कि ये बाहर ही क्यों होता है, शरीर के अंदर क्यों नहीं? जैसे सारे अंगों को भगवान, ये जो भी हमें बनाया, प्रकृति ने हमें बनाया, तो सारे अंगों को जिस प्रकार हमारे शरीर के अंदर एडजस्ट किया, ठीक उसी प्रकार ये जो टेस्टिस है, वृषण है, छोटे छोटे गोले जो लटके होते हैं पुरुष में, तो उसको शरीर के बाहर क्यों बना दिया, उसको शरीर के अंदर क्यों नहीं बनाया? यदि ये पुरुष है तो इसमें यहाँ पे वृषण होता है जिसमें दो छोटे छोटे बॉल होते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं वृषण। ये क्यों होता है शरीर से बाहर, क्यों नहीं होता है ये शरीर के अंदर? ये तमाम चीज़ों को हम आज यहाँ पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो इसमें देखिए, ये आप फोटो देख लिए, इस फोटो देखने के बाद इसका हम लोग चित्र बनाएंगे अभी अपने हाथों से कि नर जनन अंग क्या है, और चित्र बनाने के साथ साथ उसका हम लोग चर्चा करेंगे। तो चित्र इसका देखिए नेक्स्ट पेज पे, चूँकि स्लाइड खाली है, तो यहाँ पे देखिए इसका फोटो हम बनाते हैं। इसका फोटो देखिए, इसका फोटो जब बनाएंगे हमारे साथ साथ आप भी बनाने का प्रयास करिएगा। तो इसका फोटो बनाने का कुछ तरीका यूँ होता है, इधर से बनाते हैं कि ये आपका ऐसे रहा, और ये नीचे जाएंगे हम लोग थोड़ा सा, जब आगे इसको देखिए तो कुछ ऐसा संरचना होता है, और ठीक यहाँ से फिर जाइए। अभी इसी स्ट्रक्चर को हम लोग पूरा कर दे रहे हैं, उसके बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर पे जाएंगे हम लोग। ये संरचना कुछ ऐसा होता है, इरेज करो इसको थोड़ा सा,
जब इसको इरेज करेंगे थोड़ा सा, इसको ऐसे हम लोग बनाएंगे। उसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो इसको बना दो इधर, तो कोई मतलब नहीं। और यहाँ पे दो छोटे छोटे बॉल होते हैं जिसको हम लोग टेस्टिस बोलते हैं, क्योंकि हर एक जानवर में ही दो, इंसान को तो लेके ही चलो कि यहाँ पे दो छोटे छोटे बॉल होते हैं, दो छोटे छोटे बॉल होते हैं। और यहाँ पे होता है जहाँ पे ब्लैडर जिसको बोलते हैं हम लोग, ब्लैडर कहने का मतलब है कि यहाँ पे मूत्र इकट्ठा होता है, यहाँ मूत्र इकट्ठा होता है। तो इसको कुछ ऐसे, और यहाँ से एक मूत्र नली निकलती है, तो जिस मूत्र नली को हम यहाँ बनाएंगे उससे पहले यहाँ पर थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा हमें, यहाँ पे भी। तो इरेज करने के बाद हम मूत्र जब नली बनाएंगे तो आगे देखिए यहाँ पे नली, मूत्र नली बनाइए यहाँ पे, तो ये आ जाएगा फिर इसके साथ, क्योंकि इसी से मूत्र बाहर निकलता है इंसान से। तो ये हो गया आपका मूत्र नली। यहाँ एक छोड़िए शुक्रवाहिका के लिए नली, और इसको लेते आइए मूत्र मार्ग। ये मानव जननांग को हम लोग बना रहे हैं, मानव जननांग। अब यहाँ हम अभी बनाए ये, और इसके ऊपर एक संरचना बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं एपिडिडाइमस। इसके ऊपर एक संरचना बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं एपिडिडाइमस या अधिवृषण, इसको वृषण बोलते हैं। यहाँ दो चूंकि बॉल होते हैं छोटे छोटे, हम 3D नहीं है एक ही बॉल को दिखा पा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे दो बॉल होते हैं, छोटे छोटे दो बॉल होते हैं। उसके बाद आगे की संरचना हम लोग बनाएंगे तो हमें देखने को मिलता है यहाँ से एक नली जाती हुई दिखेगी आपको, और ऐसे जाके इसमें मिल जाएगी। ये एक चूंकि नली है तो नली को नली की तरह बनाएंगे, पतली सी नालिका है। तो इसको आगे ले गए, यहाँ थोड़ा सा छोड़े, इसमें फिर लाके हम लोग इसको एडजस्ट कर दिए या फिर मिला दिए। और इसमें जब हम आगे बनाएंगे, इसमें अभी हम लोग इसमें आगे हमें देखते हैं अभी इसमें क्या क्या है। तो ये एक किडनी से पाइप आके इसमें जुड़ा रहता है, तो हम पाइप बनाते हैं कि किडनी से एक पाइप आके इसमें जुड़ा रहता है। तो ये जो किडनी से पाइप, चूँकि उसमें से फिल्ट्रेशन होता है तो पसाव आकर या मूत्र इसी में इकट्ठा होता है, और एक नली इधर से भी आके जुड़ी रहती है, वही नली है, बस इसको थोड़ा सा बनाने का तरीका अलग है, इससे कोई मतलब नहीं है। ये भी इसमें आके खुलती है, क्योंकि इंसान में दो किडनियां होती हैं, तो दोनों किडनी से मूत्र इकट्ठा करने के लिए इसमें आता है मूत्राशय में या मूत्र की थैली में। अब इसका हम नाम जब देखते हैं, इसका नाम लिखते हैं। ये तो हमारा है गुदा द्वार, इससे मतलब है नहीं यहाँ पे, चूंकि इसके बारे में हम लोग पढ़ नहीं रहे हैं। अब इसका नाम लिखते हैं हम लोग, ये है हमारा गुदा द्वार, गुदा द्वार। तो इससे कोई हमें मतलब नहीं, एनस बोलते हैं इसको, चूँकि इसको अलग चैप्टर में पढ़े थे हम लोग। यहाँ हमें केवल देखना है नर जनन अंग का, और यहाँ पे एक संरचना होता है उसको भी हम लोग बना ही दे रहे हैं। यहाँ पे होता है प्रोस्टेट ग्लैंड, जिसमें कभी कभी बढ़ जाने की वजह से मूत्र बाधित हो जाता है या पेशाब करने में प्रॉब्लम होता है इंसान को। तो ये है आपका प्रोस्टेट ग्लैंड, पूरा अस्त जिसको ग्रंथि हम लोग बोलते हैं, यहाँ पे दिखाई देता है, ये रहा। हाँ, और आगे हम लोग देखते हैं शुक्राशय, एक इसमें जुड़ा होता है जिसको हम लोग शुक्राशय बोलते हैं, शुक्राशय। अब इसका नाम हम लिखना शुरू करते हैं। जब नाम लिखना शुरू करते हैं तो सबसे पहले ये आता है सबसे बाहर में, इसको बोलते हैं हम लोग वृषण कोश, वृषण कोश। इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्कर्टम, स्कर्टम, वृषण कोश। इसके बाद जब इसके अंदर जाते हैं तो हमें दिखाई देता है वृषण, ये है वृषण कोश, जिसमें वृषण होता है उसको बोलते हैं वृषण कोश। ये जो है छोटे छोटे बॉल, इसको हम लोग बोलते हैं वृषण, वृषण को बोलते हैं अंग्रेजी में टेस्टिस, टेस्टिस वृषण। और उसके वृषण के ऊपर एक संरचना होता है, ये जो संरचना आप देख रहे हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं, हाँ, वृषण के ऊपर जो संरचना है
इसका नाम हम इधर लिखते हैं, ये इसका नाम है अधिवृषण। अधिवृषण, अधिवृषण यानी कि एपिडिडाइमस, एपिडिडाइमस, एपिडिडाइमस। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट का क्या नाम है। तो ये जो एपिडिडाइमस से जुड़ी हुई नली बोलते हैं, इसको बोलते हैं शुक्रवाहिनी, शुक्रवाहिका, शुक्रवाहिका, यानी कि इंग्लिश में इसको बोलते हैं वास डेफरेंस, वास डेफरेंस, शुक्रवाहिका। उस नली के बाद हम लोग देखते हैं शुक्राशय, शुक्राशय, शुक्राशय। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं तो इसको बोलते हैं हम लोग प्रोस्टेट ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्रंथि। और उसके आगे की जब हम लोग चर्चा करते हैं, क्योंकि ऊपर तो आप जानते हैं उसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, फिर भी हम लिख दे रहे हैं कि यह है मूत्राशय, मूत्राशय, मूत्राशय। ये जो है पतली सी नली, इसको हम लोग बोलते हैं मूत्र मार्ग, यानी कि यहाँ से मूत्र निकलने का मार्ग होता है मूत्र मार्ग। और यहाँ से जो यहाँ तक संरचना होता है, ये संरचना को हम क्या बोलते हैं, इसको देखिए, इस संरचना को हम लोग बोलते हैं, यहाँ से यहाँ तक जो संरचना है, इस संरचना को हम लोग बोलते हैं, ये पूरा, इसको बोलते हैं हम लोग सीसन, सीसन। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं पेनिस, पेनिस। और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो इसमें हमें देखने को मिलता है, ये जो यहाँ पे आप देखे होंगे पेनिस में, तो अग्रभाग जो होता है ये रेड कलर का होता है। तो ये जो रेड कलर का अग्रभाग होता है, इसको बोलते हैं हम लोग ग्लांस, ग्लांस। और इसके ऊपर एक पतला चमड़ा का परत होता है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रीप्यूस, प्रीप्यूस। ये रहा तमाम नाम जो इस मतलब इस अध्याय में हम इस स्ट्रक्चर में जो तमाम नाम बनाए हैं कि मानव जननांग में या जनन में क्या क्या सहायता करते हैं, सारे तमाम नामों को लिखे हैं। और इस नामों के साथ साथ अब इसके बारे में चर्चा करना है कि मतलब क्या क्या ही है, इसमें तमाम बातों को चर्चा करना है। तो ठीक है, इसमें मतलब इसका हम नाम देख लिए कि तमाम नामे हैं। इसके प्रत्येक के बारे में, चूंकि चैप्टर में जब पूछेगा कि नर जनन अंग का सचित्र वर्णन कीजिए, तो जब सचित्र वर्णन करना है तो चित्र भी बनाना है, उसका नाम भी लिखना है और नाम के साथ साथ उसका चर्चा भी करना है। तो आज का सेशन को हम लोग यहाँ समाप्त करेंगे। मैं समझा देता हूँ कि क्या क्या करना है। समाप्त करने का मतलब है कि यहाँ चर्चा करेंगे कि वृषण कोश क्या है, कल मतलब इसके नेक्स्ट सेशन में कि वृषण कोश क्या है इसके बारे में लिखिए, ये क्यों बाहर होता है, ये शरीर के अंदर क्यों नहीं होता है। वृषण कोश के बाद वृषण में क्या क्या होता है, कि वृषण क्यों होता है, बैल कौन होता है, साँड़ कौन होता है। उसके बाद फिर हम चर्चा करेंगे कि एपिडिडाइमस का क्या काम है, इस नली का क्या काम है, शुक्राशय क्या है, सीमेन क्या है, इंसान में वीर्य कैसे निकलता है, फिर वीर्य कैसे फर्टिलाइज करता है, तो कैसे बच्चे में कैसे वो बदलता है। तमाम चीज़ों को सीखेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। तो इतना के लिए आपको धन्यवाद। और यदि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगता है तो इसको सब्सक्राइब करने के साथ साथ अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिए। ओके, धन्यवाद।